कीज, अल्फाज और वाल्किरीज रक्त रेखा परिवर्तन औषधि। अरेबेल और ईदान को जब सिस्टम से यह पुरस्कार मिला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम ने शुरू में इसे जारी करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने सिस्टम को ये स्पष्ट रूप से समझाते हुए सुना कि यह पुरस्कार उन्हें सुप्रीम की उपाधि के हस्तक्षेप के कारण दिया गया था। होस्ट, ये सबसे मूल्यवान पुरस्कारों में से एक है जिसे कार्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। शुरुआत में यह इस दुनिया में सिस्टम के बाद के उच्च स्तरों पर ही उपलब्ध था। हालांकि सुप्रीम की उपाधि के हस्तक्षेप के कारण पुरस्कार पहले दिया गया था। सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि आप स्तर 10 तक पहुंचने से पहले पोषण का उपयोग न करें। तब तक परहेज करें और इसे बचाएं। पोषण और ब्लड लाइन एकीकरण को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए आपको लंबे समय तक एक सुरक्षित और एकांत स्थान की आवश्यकता होगी। ठीक है, वे सिस्टम के सुझाव से सहमत हुए, लेकिन मुझे एक चीज में दिलचस्पी है। सिस्टम में अल्फा और वाल्किरी की रिक्त रेखाएं क्या हैं? अरेबेल ने पूछा, उत्सुकता से उस औषधि की जांच कर रही थी जो उसे वाल्किरी में बदल सकती थी। औषधि एक शानदार अपारदर्शी शीशी में बंद थी। अपनी जिज्ञासा के कारण उसने औषधि की खुशबू को सूंघने के लिए बोतल खोली, जैसे वह हित के साथ करती है। इस दुनिया में कई अलग अलग नस्लें हैं, मनुष्य, जानवर, ड्रैगन, कल्पित बौने और कई अन्य। आपकी घरेलू दुनिया के विपरीत यहाँ विविधता है। इस विविधता का कारण समझने के लिए आपको इस मुद्दे की खुद ही जांच करनी होगी। ये प्रश्न दुनिया के रहस्यों से संबंधित है जिसके बारे में सिस्टम को बात करने से मना किया गया है। इस स्पष्टीकरण से दंपति को एहसास हुआ कि सिस्टम उन्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। अब उन्हें ये पता लगाना है कि सिस्टम कितनी जानकारी देने में सक्षम है। इस दुनिया में यह कोई रहस्य नहीं है कि साधना का मुख्य मार्ग रक्त रेखाओं पर आधारित है। कई अलग अलग रक्त रेखाओं में से अल्फा और वाल्किरी की रक्त रेखाएं सबसे शक्तिशाली में से एक के रूप में एक विशेष स्थान रखती हैं। रक्तवंश पर आधारित साधना का मार्ग। मुझे आश्चर्य है कि यदि हम इसे पी लें तो क्या हम इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं? ईदान ने बीच में कहा, जब उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जो उसे कौतूहलपूर्ण लगा। हाँ, रक्तरेखा औषधि का सेवन करने के बाद सिस्टम रक्तरेखा आधारित साधना पद को द्वितीय पद के रूप में एकीकृत करता है, जिससे यह इसकी संरचना का अभिन्न अंग बन जाता है। सिस्टम ने ईदान के प्रश्न का उत्तर दिया। इस विचार ने जोड़े को तुरंत औषधि पीने और अपनी रक्तरेखा बदलने की प्रत्याशा और कुछ प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अल्फाज जादू से पैदा हुए श्रेष्ठ मनुष्यों की जाति है। वे हैं जिन्होंने उच्चतम स्तर पर जादू को समझा है और जादू में उनसे अधिक प्रतिभाशाली कोई जाति नहीं है। दूसरी ओर वाल्किरीज योद्धा युवतियों की एक जाति है जो केवल महिलाओं से बनी है। अरेबेल आश्चर्यचकित थी और उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा केवल महिलाएं? उनके बारे में क्या? वे कैसे पैदा होती हैं? अरेबेल ने हैरान होकर पूछा। वाल्किरीज किसी भी जाति से अपना साथी चुन सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत और पृष्ठभूमि के कारण वे अपने पूरे जीवन में 2 से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं और उनमें से सभी केवल लड़कियां ही पैदा होती हैं। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद अरेबेल ने अपने हाथ में रखे औषधि को एक जटिल भाव से देखा। उसका मन अभी जो कुछ सीखा था उसमें उलझा हुआ था। सिर्फ 2 बच्चे, क्या वे सभी लड़कियां हैं? हालांकि अरेबेल हाल ही में 18 साल की हुई है, लेकिन उसने अभी तक परिवार शुरू करने और बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचा है। उसने अभी ईदान के साथ एक असामान्य रिश्ता विकसित करना शुरू किया था और उसके पास कोई दूरगामी योजना नहीं थी। वह पहले ये देखना चाहती थी कि क्या उनके बीच कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि फिर भी ये सोचकर कि भविष्य में इस औषधि को पीने के बाद उसके अधिकतम 2 बच्चे होंगे और केवल लड़कियां ही होंगी, उसे आशावादी नहीं बनाया। वह ताकत के लिए ऐसी सीमाएं नहीं लेना चाहती थी। होस्ट, निश्चिंत रहें, औषधि लेने के बाद सिस्टम आपके शरीर में रक्तरेखा को एकीकृत कर देगा और आपके शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिबंध को रोक देगा। आप अपनी जाति को पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, इसलिए चिंता न करें, भविष्य में आप पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, सिस्टम ने कहा, निजी तौर पर अरेबेल को संबोधित करते हुए, जैसे कि उसके मन की बात पढ़ रहा हो। ये सुनकर अरेबेल को प्रेरणा मिली। उसने औषधि को भंडारण स्थान में रख दिया और ईदान की ओर देखा, जिसने भी औषधि को दूर रख दिया और उसकी ओर देखा। सिस्टम ने आखिरकार पूरे हुए कार्यों की गिनती और पुरस्कार देना समाप्त कर दिया है। अब उन दोनों के लिए केवल एक सक्रिय कार्य बचा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 6 महीने का समय दिया गया था। अब उनका मुख्य काम ये था कि आगे क्या किया जाए। वे एक रहस्यमय जंगल में एक खुले मैदान के बीच में खड़े थे, एक ऐसी जगह जो उनके लिए अज्ञात थी। सूरज पहले ही डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा था। अपनी उपस्थिति के बाद से वे एक ही स्थान पर रहे हैं और अब तक किसी ने और किसी भी चीज ने उन पर हमला नहीं किया है। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जंगल खतरनाक नहीं था। हालांकि ऐसे अंधेरे में जंगल में भटकना सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। इसलिए जोड़े ने इस समाशोधन में रात बिताने का फैसला किया। सौभाग्यवश उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मिल गई। स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद उन्होंने सिस्टम द्वारा जारी किए गए साहसी किट से एक तंबू निकाला और बड़ी कठिनाई से उसे स्थापित किया। ईदान और अरेबेल शहर में रहने वाले थे और बड़े महानगरीय इलाकों में पले बड़े थे। वे अक्सर घर से बाहर नहीं निकलते थे और एक अनजान दुनिया में रात बिताना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जहाँ हर कोने में खतरा छिपा हो सकता था। इसका मतलब यह नहीं कि वे डरे नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े बदलने का फैसला किया। अरेबेल अपने कपड़े बदलने के लिए टेंट में चली गई और ईदान बाहर ही रहा। उसने उसके कपड़े बदलने और बाहर आने का इंतजार नहीं किया और वही कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने अपने लिए बने एडवेंचरर के कपड़ों का सेट निकाला और खुशी खुशी उसे पहन लिया। उसका साइज सही निकला। इस सेट में चमड़े की पतलून, छोटी छोटी चीजों के लिए कई फास्टनरों वाली बेल्ट, एक गहरे रंग की शर्ट, जेबों वाली चमड़े की बनियान, एक गहरे रंग का रेनकोट और आरामदायक जूते शामिल थे। इन कपड़ों के ऊपर उसने एक अज्ञात धातु से बने छोटे ब्रेसलेट पहने। ईदान ने अपने पूरे छोटे जीवन में तलवार को अपने हथियार के रूप में चुना। एक चाकू के अलावा उसने कभी भी अपने हाथों में इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं पकड़ी थी। उसके कपड़े बदलने की कुछ ही देर बाद अरेबेल तंबू से बाहर आ गई। उसने एडवेंचरर के कपड़े पहने हुए थे जो उसके खुद के स्टाइल के समान थे। उसने घुटनों तक के बूट, टाइट ट्राउजर, बेल्ट, बनियान के साथ काली शर्ट और गहरे रंग का रेनकोट पहना हुआ था जो ईदान के जैसा ही था। उसकी बेल्ट पर तलवार थी। अब जब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे तो वे सचमुच एक असली जोड़े की तरह लग रहे थे। 22 पहली रात और पहला कदम शहर में पले बड़े एक जोड़े के लिए जंगल में पहली रात बहुत धीमी गति से गुजरी। उन्होंने पूरी रात बिना आंखें बंद किए बिताई। उनकी यादों में ये रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात के रूप में बनी रही।
डर के कारण वे बारी बारी से पहरा नहीं दे पाते थे और अगर दे भी देते तो भी वे ठीक से आराम या नींद नहीं ले पाते थे। सूरज ढलने के साथ ही रात का सन्नाटा उन्हें बहुत घबरा देता था और डरा देता था। वे आग जलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस दुनिया में वे अपनी दुनिया की स्थापित नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। यह अज्ञात था कि उनका कैंपफायर बिन बुलाए मेहमानों को आकर्षित करेगा या नहीं। रात जितनी गहरी होती गई उतनी ही ठंड बढ़ती गई और दंपति ठंड से जमने लगे। शुरुआती साहसी के किट में सर्दियों के कपड़ों का एक सेट था और उसके लिए धन्यवाद, वे खुद को ढकने के लिए कुछ खोजने में सक्षम थे। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था और जब उन्होंने इस दुनिया में उगने वाली पहली किरणों को देखा तो वे पहले से ही पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वे दूसरी दुनिया में उस पहली और लंबी रात के दौरान कितने करीब आ गए थे। तभी वे राहत की सांस ले सके और उनका तनाव थोड़ा कम हुआ। जब वे सुबह का इंतजार कर रहे थे तो वे बस वहाँ बैठे नहीं रहे। वे एक दूसरे के साथ मानसिक संपर्क के जरिए संवाद करते रहे, अपने बारे में फिर से बताते रहे, लेकिन ज्यादा विस्तार से। समय समय पर उन्होंने सिस्टम से सवाल पूछे जिसने उन्हें जवाब दिया और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। ईदान और एराबेल को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया कि सिस्टम कैसे काम करता है। कभी कभी वह जवाब देने में उदार होती थी और कभी कभी वह चुप रहती थी, जो सबसे सरल सवालों में भी मदद करने में असमर्थ थी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी और जंगल में जागने के पहले संकेत दिखाई देने लगे। हर जगह पक्षियों की सुबह की चहचहाहट सुनाई देने लगी और जंगल का शोर और भी ज्यादा बहुत ध्वनिपूर्ण हो गया। ईदान और एराबेल शुरुआती साहसी किट के इनाम के लिए सिस्टम के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। अपने जीवन के इन अंतिम घंटों में वह उनका उद्धार बन गया। रात में वे भूखे रहने में कामयाब रहे और स्मोक मीट का एक छोटा सा सेट ढूंढकर अपनी भूख को संतुष्ट करने में सक्षम थे, जो साहसी के सेट में शामिल था। जब आसमान साफ हो गया तो जोड़े ने तंबू को उखाड़कर उसे स्टोरेज में रख दिया और सिस्टम से पूछा कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और अज्ञात की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ वे जंगल में दूर और अंदर की ओर बढ़ते गए और उनकी गति धीमी होती गई। अज्ञात का डर उन्हें घेरे हुए था और वे अत्यंत सावधानी के साथ अज्ञात जंगल से गुजर रहे थे। पहली नजर में तो सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, बिल्कुल उनके घर की दुनिया जैसा। हालांकि करीब से देखने पर पेड़ों और दूसरे पौधों में कई अंतर नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें मिलने वाले छोटे छोटे जानवर भी असामान्य और अजीब लग रहे थे। किसी भी क्षण कोई भयानक राक्षस बाहर कूद सकता है। इस डर ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया और उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया। एराबेल ने ईदान से एक हाथ की दूरी बनाए रखी, लगभग उसे छूते हुए। किसी और समय में ईदान इस तरह के रोमांच का स्वागत करता। कौन सा लड़का एक खूबसूरत लड़की के साथ अकेले घूमने का सपना नहीं देखेगा? लेकिन उस पल वह खुद डरा हुआ था और इस पल का आनंद नहीं ले पा रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खूबसूरत साथी उसके बगल में थी। जैसे ही वे रवाना हुए, एराबेल ने अपना रूप छिपाने के लिए भूत का मुखौटा पहन लिया। ये मुखौटा दो आंखों वाले एक साधारण लकड़ी के मुखौटे जैसा दिख रहा था। जैसे ही उसने मुखौटा पहना, वह उसके चेहरे के साथ घुल मिल गया और दूसरी त्वचा की तरह हो गया। एराबेल का सुंदर चेहरा एक सादा और बदसूरत चेहरा बन गया। यहाँ तक कि उसके लंबे लाल बाल भी कंधों तक छोटे हो गए और उनका रंग काला हो गया, जैसे ईदान का। ईदान इस बात से हैरान था कि एराबेल कितनी जल्दी और नाटकीय रूप से बदल गई थी। उसे साफ पता था कि अगर वे भीड़ में या किसी और जगह पर होते जहाँ बहुत से लोग होते तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। नकाब ने न केवल उसकी शक्ल को छुपाया बल्कि उसकी मौजूदगी की आभा को भी सौंप लिया। ईदान को आश्चर्य हुआ कि वह अपनी आत्मा शक्ति से उसे महसूस नहीं कर पाया। ये खोज उन दोनों के लिए एक वास्तविक रहस्योद्घाटन थी। ईदान ने एराबेल से कहा कि वह हमेशा उन जगहों पर इसे पहने जहाँ दूसरे लोग हों, क्योंकि वह बहुत आकर्षक दिखती थी। स्थानीय लोगों को देखे बिना भी वह बता सकता था कि इस मुखौटे के बिना वह उनके बीच अलग दिखेगी और इससे संभावित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एराबेल उसकी प्रशंसा सुनकर खुश हुई और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। उसने वादा किया कि वह हमेशा मास्क पहनेगी, सिवाय जब वे अकेले हों। उसने ईदान से ये भी कहा कि शायद वह स्थानीय लोगों के बीच भी अलग दिखाई देगा। उसकी राय में वह बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वह सितारों और उनकी दुनिया के उच्च समाज के युवा लोगों जितना आकर्षक नहीं था, जो जन्म से ही अपनी उपस्थिति का ख्याल रखते हैं और परिपूर्ण दिखने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हैं। जैसा कि सिस्टम ने कहा, जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ेगा, उनका आकर्षण बढ़ेगा और वे और भी सुंदर हो जाएंगे। और उसे यकीन था कि वह एक आकर्षक युवक बन जाएगा। अब भी उसे उसका रूप पसंद था और उसके मन में उसके लिए कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। दंपति धीरे धीरे जंगल में गहरे चले गए। उन्हें एहसास नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। जल्द ही उनकी मुलाकात अपने पहले स्थानीय निवासी एक खरगोश से हुई। लेकिन यह एक असामान्य खरगोश था जो उनकी दुनिया के अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग था। अगर उनकी दुनिया में आम खरगोश लगभग 20-30 सेंटीमीटर लंबे होते थे, तो यह एलियन खरगोश लगभग 1 मीटर तक पहुंच गया। लेकिन इसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसके लंबे और तीखे पंजे खून से लथपथ थे। जब ईदान और एराबेल ने उसे देखा तो खरगोश एक छोटे से अनजान जीव को खाकर आनंद ले रहा था। वह पहले ही उसका आधा शरीर खा चुका था और ईदान और एराबेल के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह बेचारा जानवर कैसा दिखता होगा। जोड़े की मौजूदगी को देखते हुए खरगोश अचानक रुक गया और अपनी नजर उन पर घुमाई। जब उनकी नजरें मिली तो ईदान और एराबेल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने खरगोश की आंखों में खुशी और प्रत्याशा देखी। वे बता सकते थे कि उस समय खरगोश उन्हें शिकार की तरह देख रहा था। तेईस उनकी पहली लड़ाई चकमा। सिस्टम की नीरस लेकिन तेज आवाज ने ईदान और एराबेल को अचानक वास्तविकता में वापस ला दिया और वे तुरंत एक तरफ कूद पड़े। उसी समय तेज हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि खरगोश अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। यह एक मिराज खरगोश है। इसमें अपने शिकार की आंखों को धोखा देने की क्षमता है। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है क्या? ईदान के कुछ कहने से पहले ही दोनों ने देखा कि जो खरगोश अभी उनके सामने था वह धुंधला होने लगा और उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। खरगोश के अनुमानित स्थान का पता लगाने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग करें। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने आपकी आंखें शक्तिहीन हैं। हालांकि सिस्टम की आवाज हमेशा नीरस रहती थी, लेकिन ईदान और एराबेल इस स्थिति में समझ गए कि वह उनके बारे में चिंतित थी। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि सिस्टम पहल करे और उन्हें ऐसे मददगार संकेत दे।
निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय किया, एक ऐसी शक्ति जिसे उन्होंने हाल ही में इस्तेमाल करना सीखा था और अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। सक्रियण के बाद उनकी धारणा में काफी वृद्धि हुई और उन्होंने तुरंत पीछे से एक अजीब सी सनसनी महसूस की। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश खड़ा था और उन्हें देख रहा था। हालांकि उनकी आंखों ने उन्हें फिर से धोखा दिया। उनकी आत्मा शक्ति सक्रिय होने के साथ उन्हें अचानक खतरे का चेतावनी संकेत महसूस हुआ। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल था कि खतरा वास्तव में कहां से आ रहा था। उनकी धारणा बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती थी और वे ठीक से यह नहीं बता सकते थे कि वह शापित खरगोश उस समय कहां था। ईदान उस दिशा से विपरीत दिशा में कूद गया जहां से उसे लगा कि खरगोश आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बच नहीं पाया। कुछ उसके बगल से गुजरा और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। टक्कर की वजह से वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और जमीन पर गिर गया। ईदान को लगा कि खरगोश ने जिस जगह उसे मारा था उसके कपड़ों में कुछ गर्म चीज घुस गई है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह खून था जो बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। चोट वाली जगह को देखते हुए उसने देखा कि 3 घाव बहुत गहरे नहीं थे जिनसे खून बह रहा था। जब ईदान जमीन पर गिर रहा था तब अरेबियल ने अपनी तलवार निकाली और खरगोश की हरकतों को पकड़ने की कोशिश में अपनी आत्मा शक्ति को केंद्रित किया। एक अमीर परिवार की वंशज होने के नाते उसने जिज्ञासा और मनोरंजन के लिए अपने निजी स्कूल में कुछ समय के लिए तलवारबाजी का अध्ययन किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसे एक असली तलवार उठानी होगी और एक राक्षस से लड़ना होगा। ईदान को मारने के बाद खरगोश तुरंत ही अराबेल पर हमला करने लगा। इस प्रजाति के खरगोश की एक अजीब और विकृत आदत थी कि वह अपने शिकार की आंखों को धोखा देकर उसके साथ खेलता था। खरगोश को इससे बहुत आनंद मिलता था और वह इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। आदत के अनुसार जब खरगोश ने ईदान को घायल कर दिया तो उसने उसे खत्म किए बिना ही अकेला छोड़ दिया और अरेबेल की ओर रुख कर लिया। जैसे ही खरगोश एराबेल की नजर के क्षेत्र में आया वह तुरंत उस पर झपट पड़ा। हालांकि एराबेल ने जब उसे देखा तो वह सतर्क हो गई। उसकी समझ ने उसे बताया कि उसके सामने आया खरगोश सिर्फ उसका ध्यान भटकाने और उसे धोखा देने के लिए बनाया गया एक भ्रम था। ये सोचकर कि उसने खरगोश के आने की सही पहचान कर ली है, अरेबेल ने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन तलवार सिर्फ हवा में ही कटी और किसी चीज को नहीं छुआ। फिर उसे ईदान की तरह ही बगल से एक झटका लगा और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। लेकिन ईदान के विपरीत वह अपने पैरों पर खड़ी रही और तुरंत अपनी तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से चूक गई, सिर्फ हवा में ही कटी। उस समय तक ईदान थोड़ा ठीक हो चुका था। उसने एक छोटा लाल रंग का उपचार औषधि लिया जो उन्हें शुरुआती साहसी किट से मिला था। दर्द थोड़ा कम हो गया और वह इसे कुछ समय के लिए सहन कर सकता था। उसने ये भी देखा कि रक्तस्राव बंद हो गया था। एक उपचार औषधि लो, ईदान ने मन ही मन अरेबेल की ओर रुख किया, ये देखते हुए कि वह भी घायल थी और खून बह रहा था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी धारणा शांत है और उसे खरगोश की उपस्थिति का एहसास नहीं है, एराबेल ने तुरंत अपने भंडार से औषधि निकाली। उसने जल्दी से उसे खोला और उसमें मौजूद सामग्री को गटक लिया। मिराज, खरगोश के व्यवहार से आप बता सकते हैं कि वह आपके साथ खेल रहा है। वह आपकी दृष्टि को धोखा देने के लिए अपनी भ्रम क्षमता का उपयोग करता है। इस शक्ति का उपयोग करने के तुरंत बाद वह हमला करता है। सिस्टम ने खरगोश के व्यवहार का तुरंत विश्लेषण किया। हालांकि आप अभी तक अपने शरीर के साथ पूरी तरह से समायोजित नहीं हुए हैं। आप पहले से ही जाग चुके हैं और अब नश्वर नहीं हैं। इस खरगोश पर आपका एक फायदा है कि आप 2 हैं और एक वह है। वह अपने चारे से आपका ध्यान आकर्षित करता है और फिर एक अंधे स्थान से हमला करता है। खरगोश को हमला करने के लिए कोई जगह दिए बिना एक दूसरे की पीठ को ढक दे। उसे सीधे हमला करने दे और फिर आपके पास जीतने का मौका होगा। ये दूसरी दुनिया में उनका दूसरा दिन था और वे अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे। उनके लिए सब कुछ नया था और वे जल्दी ही भ्रमित हो गए। उनके विचार अस्त व्यस्त हो गए। झटका लगने के बाद वे घबरा गए और इस खरगोश से डरने लगे। सिस्टम के शब्दों को सुनने के बाद ही उन्हें थोड़ा होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने मूर्ख थे। वे तुरंत सेना में शामिल हो गए और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। ईदान ने अपनी तलवार निकाली और अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उस शापित खरगोश को खोदने की कोशिश कर रहा था। उसने तलवार को अपने दोनों हाथों से अपने सामने पकड़ रखा था। उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पहले कभी अपने हाथों में तलवार नहीं पकड़ी थी। जब एराबेल ने उपचार औषधि पी ली तो उसके घावों से खून बहना बंद हो गया और दर्द थोड़ा कम हो गया। उसने अपने दांत बींच लिए, अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और ईदान की तरह खरगोश की तलाश में अपनी सारी आत्मिक शक्ति को केंद्रित कर दिया। दोनों को समझ में आ गया कि अगर वे अपनी पूरी क्षमता से आत्मा बल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके पास केवल कुछ ही प्रयास होंगे। अगर वे इन प्रयासों के दौरान खरगोश को हराने में विफल रहते हैं तो वे जल्द ही खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाएंगे। खरगोश को उनकी पीड़ा में आनंद आ रहा था और वह उनसे निपटने की कोई जल्दी में नहीं था। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके कृत्य उसकी स्थिति को और खराब कर रहे थे। पहले तो दंपति को कुछ समझ नहीं आया और वे घबरा गए, लेकिन सिस्टम की मदद से वे धीरे धीरे होश में आए और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। खरगोश फिर से उनकी नजरों के सामने आया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर वह तेजी से ईदान की ओर बढ़ा। उसकी समझ ने तुरंत ही आने वाले खतरे को भांप लिया और उसने मन ही मन अरेबेल को संकेत दे दिया। अंत में वे अपने जोड़ी सिस्टम की अनूठी क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम थे, आंकड़ों का आदान प्रदान। अरेबेल ने तुरंत सिस्टम से कहा कि वह अपने सभी उपलब्ध आंकड़ों को ईदान के आंकड़ों में स्थानांतरित कर दे। सिस्टम ने तुरंत उसके अनुरोध का अनुपालन किया। ईदान को लगा कि उसका शरीर शक्ति से भर गया है और बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी तलवार को उस ओर घुमाया जहां उसे लगा कि खरगोश है। आत्मा बल का उपयोग करते हुए खरगोश को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी और इस बार वह बच नहीं सका। तलवार उसके पिछले पैरों में से एक पर जा लगी। एक जोरदार मुक्का मारने के बाद ईदान को तुरंत थकान महसूस हुई, लेकिन बिना समय बर्बाद किए उसने सिस्टम को आदेश दिया कि वह उसके सारे आंकड़े एराबेल को ट्रांसफर कर दे। एराबेल इस समय ईदान पर करीब से नजर रख रही थी और जैसे ही उसने खरगोश को छुआ वह उसकी लोकेशन का ठीक ठीक पता लगा पाए। जैसे ही उसके शरीर के सभी आंकड़े सामान्य हो गए उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति भर गई है। उसने अपनी तलवार खरगोश पर घुमाई और उसके सिर पर एक सटीक वार किया। उस प्रहार के साथ उसने इस दुनिया में उनकी पहली लड़ाई समाप्त कर दी और वे जीत गए। 24 युद्ध के बाद जब मिराज खरगोश का शरीर अपनी जान गंवाकर जमीन पर गिर पड़ा तब ईदान और अराबाल अंततः शांत हो गए और जमीन पर गिर पड़े। दोनों इस बात से बहुत भावुक थे कि वे इस लड़ाई में बच गए थे और अपने पहले गंभीर प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था।
हालांकि उन्हें ये भी एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है और वे अब कितने कमजोर और अनुभवहीन हैं। सिस्टम और उसके संकेतों की मदद के बिना वे शायद खरगोश की पहली बार से गिरकर बच नहीं पाते। जब लड़ाई खत्म हो गई और उन्होंने खुद को आराम करने दिया तो उनके घावों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वे दोनों अपने अपने पक्षों को पकड़े हुए कराहने लगे। हालांकि खून पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उनके खून में एड्रेनालाइन और औषधि के प्रभाव के कारण दर्द सहनीय था, लेकिन आराम करने के बाद ये फिर से शुरू हो गया और अब वे बिना पीड़ा के मुश्किल से आगे बढ़ सकते थे। बहुत बढ़िया वार, ईदान ने मन ही मन कहा, अरेबेल को देखते हुए। तलवार चलाने का उसका तरीका उससे बिल्कुल अलग था। उसे लगा कि शायद उसने अपनी ग्रह दुनिया में तलवार चलाना सीखा है, जबकि उसे इसका मौका नहीं मिला था। उसे अपने अनुभवहीनता पर शर्म आ रही थी। धन्यवाद, आपका प्रहार भी अच्छा था। यदि आपने उसे नहीं मारा होता तो शायद मैं उसका सटीक स्थान नहीं बता पाती, अरेबेल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह उसकी प्रशंसा सुनकर खुश हुई और उसने उनकी जीत में उसके योगदान को भी नोट किया। क्या तुमने तलवारबाजी सीखी है? ईदान ने सच्ची दिलचस्पी से पूछा। जब वे पहले बात कर रहे थे तो उसने उसे इसका जिक्र करते नहीं सुना था। जवाब में उसने सिर्फ सिर हिलाकर उसके अनुमान की पुष्टि की। यदि आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ईदान ने पूछा, जो मजबूत बनने और अपने लिए खड़े होने की इच्छा से प्रेरित था। बेशक, अरेबेल ने सहमति जताई। हालांकि वह खुद को इस कला में असली विशेषज्ञ नहीं मानती थी। हालांकि वह उचित तलवार तकनीक की मूल बातें जानती थी और यह ज्ञान ईदान की पहली बार में मदद कर सकता था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनके आसपास कोई खतरा नहीं है, उन्होंने आराम करने का फैसला किया। सिस्टम ने पुष्टि की कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनकी जान को खतरा हो। युद्ध से थके हुए और अपनी क्षमताओं की सीमा तक सोर्स फोर्स का उपयोग करने के कारण वे बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। इसके अलावा पिछली रात ठीक से नींद न आने के कारण भी वे थके हुए महसूस कर रहे थे। वे सोना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे एक ही समय में ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ी देर आराम करने के बाद ईदान उठा और खरगोश के शव के पास जाकर सिस्टम से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक पूछा, क्या ये खाने योग्य है? सिस्टम का जवाब सरल था, हाँ। क्या तुम जानती हो कि इसे कैसे काटा जाता है? ईदान ने अरेबेल से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। उसे कैसे पता होगा कि शव को कैसे काटा जाता है? आह भरते हुए ईदान ने लाशों को काटने के लिए बनाया गया एक छोटा चाकू निकाला। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन भोजन और मांस की खातिर उसे यह काम खुद ही करना पड़ा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि खरगोश का खून पूरी तरह से जम नहीं गया है, ईदान गर्दन में चीरा लगाना चाहता था और स्टोव में मिली रस्सी का उपयोग करके खरगोश को पास के पेड़ की एक शाखा से लटका देना चाहता था। हालांकि वह रुक गया और इस बारे में सोचने लगा। सिस्टम, क्या रक्त राक्षसों को आकर्षित कर सकता है? ईदान ने पूछा। उसे याद आया कि उनकी दुनिया में शिकारी बहुत दूर से ही रक्त की गंध सूंघ सकते हैं। हाँ, सिस्टम ने जवाब दिया। डी, लानत है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बिना खून बहाए मांस खाना संभव है? ईदान ने कोसते हुए पूछा। अगला, सिस्टम लाश को स्टोरेज में रखने का सुझाव देता है। इसके अंदर लाश खराब नहीं होगी और खून नहीं जमेगा। इसके अलावा सिस्टम ट्रेड फंक्शन में राक्षस शव काटने की सेवा खरीदने की पेशकश करता है। आप सिस्टम पॉइंट्स के लिए सुप्रीम मचेन सिस्टम को अनावश्यक राक्षस भागों को भी बेच सकते हैं। सिस्टम के सुझावों को सुनने के बाद ईदान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह इन विकल्पों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और उसने इन पर विचार भी नहीं किया था। इससे ये पुष्टि हुई कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने का अनुभव था। सिस्टम ये सुझाव देता है क्योंकि मेजबानों को इस समय ये जगह छोड़नी है और उनके पास खुद नक्काशी करने का समय नहीं है। भविष्य में सिस्टम ये सलाह देता है कि मेजबान खुद ही शवों को तराशना सीखे और सिर्फ सिस्टम पर निर्भर न रहें। सिस्टम ने आगे कहा। ईदान ने सिस्टम के शब्दों को ध्यान में रखते हुए खरगोश के शरीर को अपने दाहिने हाथ से छुआ, जिस पर एक अंगूठी थी जो भंडारण स्थान की कुंजी के रूप में काम करती थी। उसने लाश को अंदर रख दिया। इस मुद्दे को सुझाने के बाद वह अरेबेल लौट आया और उन दोनों ने इस जगह से दूर जाने और आराम करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया। सूरज अभी भी उनके सिर के ऊपर लटका हुआ था और उनके पास बहुत समय था इससे पहले कि वह फिर से क्षितिज के नीचे गायब हो जाए। कठिनाई से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी चट्टान मिली जिसके किनारे एक झरना था। आसपास के इलाके की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्हें आसपास कोई जीवित व्यक्ति नजर नहीं आया और उन्होंने यहीं आराम करने का फैसला किया। उनके पास तंबू और दूसरी चीजें लगाने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले अरेबेल आराम करेगा और ईदान पहरा देगा। अरेबेल ने एक छोटा सा बैग निकाला, उसे जमीन पर रखा और आराम से बैठकर तुरंत सो गया। ईदान ने खुद को सोने से बचाने के लिए धीरे धीरे एक टेंट लगाने का फैसला किया। उसने उसे अपने बैग से निकाला, अरेबेल से दूर नहीं गया और उसे लगाना शुरू कर दिया। वह पहले से ही जानता था कि यह कैसे करना है, लेकिन थकान के कारण इस प्रक्रिया में बहुत समय लग गया। तंबू स्थापित होने के बाद ईदान ने अपनी स्थिति की जांच करने का फैसला किया। उसने पाया कि लड़ाई के बाद उसकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पहली बात जो उसने देखी वही ये थी कि अरेबेल के साथ उसका रिश्ता 12% से बढ़कर 15% हो गया था। उनके रिश्ते की स्कोर में वृद्धि के साथ साथ अद्वितीय आंकड़ों के आदान प्रदान कौशल का प्रतिशत 10% से बढ़कर 12% हो गया। ये वृद्धि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन ईदान अभी भी प्रगति से खुश था। लेकिन सबसे अधिक वह मुख्य आंकड़ों में हुए बदलावों से आश्चर्यचकित था। पहले वे सभी 50 के बराबर थे, लेकिन अब उन्हें आपस में फिर से वितरित कर दिया गया है। मुख्य आंकड़े नाम के ऊपर अनुकूलन की प्रक्रिया में शिलालेख दिखाई दिया। उनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार थी। पाटन अरेबेल मॉर्गन अटैचमेंट -15%। विशिष्ट विशेषता 2 युग्मित प्रणाली। आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 12%। अनुपलब्ध मुख्य आंकड़े अनुकूलन की प्रक्रिया में लेवल -1, शक्ति 53, सहन शक्ति 54, निपुणता 45, बुद्धि 50, मन -48। क्षमताओं की सूची में कुछ भी नया नहीं था सिवाय मानसिक लिंक के। ईदान को यकीन था कि अरेबेल की स्थिति उससे बहुत अलग नहीं थी। ईदान अभी भी सोच रहा था कि वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में उन्होंने सिस्टम से कितनी बार पूछा, लेकिन वह चुप रहा। सिस्टम में कई विरोधाभास थे। एक तरफ वह सवालों के साथ उदार थी और उनकी मदद करती थी। दूसरी तरफ वह सरल और महत्वपूर्ण सवालों पर भी चुप रहती थी, जैसे कि वह खुद तय करती थी कि क्या जवाब देना है और क्या नहीं। और जब बात मजबूत बनने की आई तो उसने चुप रहना पसंद किया और इस मुद्दे से उन्हें खुद ही निपटने दिया।
सिस्टम में कई विरोधाभास थे। एक तरफ वह सवालों के साथ उदार थी और उनकी मदद करती थी, दूसरी तरफ वह सरल और महत्वपूर्ण सवालों पर भी चुप रहती थी, जैसे कि वह खुद तय करती थी कि क्या जवाब देना है और क्या नहीं। और जब बात मजबूत बनने की आई तो उसने चुप रहना पसंद किया और इस मुद्दे से उन्हें खुद ही निपटने दिया। ईदान और एराबेल ने सुनिश्चित किया कि सिस्टम में कोई स्पष्ट एल्गोरिदम न हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी जी रही थी और जब वह अच्छे मूड में होती थी तो उनके सवालों का जवाब देती थी और जब वह नहीं चाहती थी तो चुप रहती थी। ईदान मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था और कुछ घंटों के बाद एराबेल द्वारा ली गई औषधि की बदौलत उसे बेहतर महसूस हुआ और वह जागने में सक्षम हो गई। सूरज अभी तक डूबा नहीं था, लेकिन क्षितिज के करीब उसके आने के पहले संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। ईदान ने बिना समय बर्बाद किए तंबू में प्रवेश किया और एराबेल को सतर्क छोड़कर तुरंत सो गया। वे दोनों जानते थे कि उस रात भी उनके लिए सोना उतना ही कठिन होगा जितना कि पिछली रात था। 25 अजीब कार्य और संदेह। इस तरह 3 दिन बीत गए। इस दौरान दंपत्ति बहुत थक गए थे और उनका मूड अब उतना अच्छा नहीं था जितना यात्रा की शुरुआत में था। वे हर रात जागते रहते थे, रात के जीवों से डरते थे। वे आग जलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। दोपहर में वे जंगल में अंदर चले गए ताकि थोड़ी देर आराम करने के लिए कुछ समय मिल सके। इन दिनों इस रहस्यमयी जंगल में उनका सामना कई राक्षसों से हो चुका था। कई बार उन्हें अपने पहले प्रतिद्वंद्वी की तरह मृगतृष्णा खरगोशों का सामना भी करना पड़ा था। इन खरगोशों की विशेषताओं को जानते हुए वे उन्हें कम प्रयास में ही मार डालने में सक्षम थे। राक्षसों में स्पाइक वाले भेड़िए भी थे, जैसा कि सिस्टम उन्हें बुलाता था। उनके शरीर लंबे स्पाइक से ढके हुए थे, वे तेज थे और समय समय पर अपने स्पाइक्स को मारते थे। इन भेड़ियों के साथ साथ उनके पहले प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई चोटों और कुछ घबराहट के बिना नहीं थी। सिस्टम के संकेतों के लिए धन्यवाद जो समय पर पहुंचे। वे बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा पाने में सक्षम थे। दूसरे दिन से ही सिस्टम ने असामान्य कार्य जारी करना शुरू कर दिया। ईदान को 20 राक्षसों की लाशें काटने का काम सौंपा गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए इनाम में एक निश्चित मात्रा में स्थानीय मुद्रा और सिस्टम पॉइंट शामिल थे। एराबेल को ये कार्य दिया गया कि वह मारे गए राक्षसों के शवों से 10 विभिन्न व्यंजन बनाना सीखे। इसके लिए पुरस्कार भी स्थानीय मुद्रा और सिस्टम पॉइंट के रूप में दिया गया। ईदान ने इस कार्य पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन एराबेल को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर वही जानकर भ्रमित हो गई कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी खाना नहीं पकाया था। क्या व्यवस्था सचमुच मुझे गृहिणी बनाना चाहती है? उसने लंबी चुप्पी के बाद ईदान से पूछा। शायद। ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अरेबेल अवाक होकर उसे देखती रही। ईदान के विपरीत अरेबेल को आश्चर्य होने लगा कि सिस्टम वास्तव में क्या चाहता है। आखिरकार इसे सर्वोच्च पत्नी सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के अनुसार एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, खासकर वह जिसे सर्वोच्च की उपाधि प्राप्त हो। क्या पत्नी को खाना बनाना चाहिए और उसे और क्या क्या काम सौंपे गए हैं? बच्चे पैदा करना, उन्हें पढ़ाना, अपने पति का हाथ बटाना, कपड़े धोना और खाना बनाना। नहीं नहीं नहीं, अरेबेल ने घबराहट में सोचा। वह घटनाओं के इस मोड़ के लिए तैयार नहीं थी। क्या सिस्टम वास्तव में उसे केवल ऐसे ही काम देना शुरू कर देगा? सिर्फ ये तथ्य कि सिस्टम ने उसे व्यंजन तैयार करने का निर्देश दिया था उसे असहज कर रहा था। और ईदान के काम भी एक पति के रूप में उसकी जिम्मेदारियों से संबंधित थे, परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराना। ऐसा करने के लिए उसे लाशों को काटना सीखना था। और फिर अरेबेल के मन में एक विचार आया। शायद हमारा स्तर ऊपर उठना हमारी भूमिका के अनुरूप जिम्मेदारियों को पूरा करने पर निर्भर करता है, जिसे सिस्टम ने हमारे लिए परिभाषित किया है। मजबूत बनने के लिए उसे एक पत्नी की भूमिका निभाने की जरूरत थी और ईदान को एक पति की भूमिका निभाने की जरूरत थी। ये समझा जा सकता है कि सिस्टम चुप क्यों रहा। उस समय ईदान और अराबेल के बीच का रिश्ता केवल साथी था और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का प्रतिनिधित्व करता था। सिस्टम ने समझा कि वे अभी भी पति और पत्नी की भूमिका के लायक नहीं थे। ईदान ने सिर्फ प्रस्ताव दिया और अराबेल ने उसे स्वीकार कर लिया। वे अभी तक शादीशुदा नहीं थे और दोनों ही इस कदम के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ भी हुआ वह सिस्टम का काम था और उनका रिश्ता भी सिस्टम से जुड़ा हुआ था। इसलिए आज उनका रिश्ता बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। वे सिर्फ सिस्टम की वजह से साथ थे। हालांकि चिंतन करने पर एराबेल को एहसास हुआ कि वह अपने रिश्ते को बेहतर बनाए बिना एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकती है। ईदान के साथ अपने विचार साझा करने से पहले उसने अपने अनुमानों का परीक्षण करने का फैसला किया और सिस्टम के कार्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। हाल के दिनों में ईदान शवों के वध का अध्ययन करने में व्यस्त था और आखिरकार एराबेल ने अपने स्टोरेज से सिस्टम से इनाम के तौर पर मिला किचन सेट निकाला और खाना पकाने की अपनी पहली कोशिश शुरू की। दोनों के प्रथम परिणाम उत्तम नहीं थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उनके काम का मूल्यांकन करेगा और उनकी सभी पहलों को खारिज कर देगा। लाशों को विभाजित करने के सभी प्रयासों के लिए ईदान को सिस्टम से असंतोषजनक रेटिंग मिली और उसकी सलाह सरल थी, अधिक मेहनत करो। अरेबेल ने भी खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले व्यंजन अक्सर असफल हो जाते थे। कुछ जल जाते थे, कुछ में नमक ज्यादा होता था और कुछ ज्यादा या कम पके होते थे। ईदान की तुलना में उसके साथ व्यवस्था ज्यादा सख्त थी और उस समय उसकी भावनाओं पर विचार किए बिना लगातार उसकी गलतियों को इंगित किया जाता था। इस वजह से पिछले 3 दिनों से दंपति का मूड उदास है और अब इस दुनिया में उनका चौथा दिन था। हमेशा की तरह वे पूरी रात सोए नहीं और गहराई में जाने पर वे अब पहले दिन के अनुभवी नौसिखिए नहीं रहे। इन 2 दिनों के दौरान वे इसके अभ्यस्त होने लगे और अधिक आत्मविश्वास से व्यवहार करने लगे, लेकिन सिस्टम के कार्य के कारण उनका मूड उदास रहा। जल्द ही वे एक छोटे साफ मैदान पर आ गए। उसकी खूबसूरती को निहारते हुए दंपति ने खुले मैदान को पार करना शुरू कर दिया। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था, लेकिन जब वे बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने जंगल से कुछ लोग निकल कर आए हैं। जब दंपति ने 2 लोगों की आकृतियां देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वे गहरे सदमे में चले गए। इस जोड़े ने एक ही लय में चलते हुए एक जैसे कपड़े पहने हुए, उनके चेहरे एक जैसे थे और वे एक ही दिशा में चल रहे थे। ईदान और एराबेल उन लोगों को आश्चर्य से देख रहे थे जो उनके जैसे दिख रहे थे, जो उनसे कुछ मीटर पहले ही रुक गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य के समान भाव के साथ उनका अध्ययन करने लगे। ईदान और एराबेल को ऐसा लगा जैसे वे खुद को आईने में देख रहे हैं, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी उनके हमशक्लों के चेहरे के भाव। पहले तो वे शांत थे, लेकिन जब वे रुके तो उनके चेहरे भी सदमे से विकृत हो गए, बिल्कुल उन्हीं की तरह। अरेबेल ने अपने हमशक्लों को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो?
जवाब में उसके हमशक्ल ने केवल अपने होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अरेबेल को तुरंत एहसास हुआ कि उसका हमशक्ल उसकी हरकतों और चेहरे के हाव भावों की नकल कर रहा था, लेकिन उसके विपरीत वह बोल नहीं सकता था। उसने मन ही मन ईदान को पीछे हटने का आदेश दिया और वे दोनों एक कदम पीछे हट गए। हालांकि उनके हमशक्लों ने उनकी हरकत दोहराने के बजाय आगे बढ़कर उनके पास आ गए। अरेबेल ने हैरानी से ईदान की तरफ देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, और अपनी हमशक्ल से नजरें हटा ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हमशक्ल के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई, जिसे ईदान ने तुरंत नोटिस कर लिया। ईदान को तुरंत एहसास हो गया कि उनके हमशक्ल के इरादे बुरे थे। उसने तुरंत अरबेल को इस बारे में चेतावनी दी और उन दोनों ने हमले का इंतजार किए बिना ही अपनी तलवारें खींच ली और लड़ाई में कूद पड़े। हमशक्लों ने भी उनकी हरकतों की नकल करते हुए अपनी तलवारें खींच ली और उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब ये जोड़ा और उनके हमशक्ल आपस में भिड़ रहे थे, तब एक छाया एक बड़े पेड़ की शाखा से चुपचाप उन्हें देख रही थी। पर्यवेक्षक के कपड़े ईदान और एराबेल जैसे साहसी लोगों के कपड़ों के समान थे। उसके सिर पर एक हुड था जो उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को छुपा रहा था, जिसने एक फैंसी मुखौटा पहना हुआ था। अपने हमशक्लों के साथ इस जोड़ी की लड़ाई को देखकर छाया ने दुख से अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही इस टकराव के परिणाम का अनुमान लगा लिया था। अगर यह जारी रहा तो ये जोड़ा दुखद भाग्य से बच नहीं पाएगा। वह उठकर जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छोटी बच्ची फुसफुसा रही हो। क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन निमो, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती है। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर हम उन्हें इस स्थिति में छोड़ देंगे तो वे बच नहीं पाएंगे। तुमने अपने हमशक्ल को बड़ी मुश्किल से हराया है और वे नए नए लग रहे हैं और वे हमारी मदद के बिना उनसे निपट नहीं सकते। उसके दिमाग में आए उस आवाज से आया प्रत्याशित अनुरोध ने उस लड़के को आश्चर्यचकित कर दिया जिसे आवाज नेमो कह रही थी। वह रुक गया और अपना ध्यान वापस उस युद्ध पर केंद्रित कर लिया जो बदलने वाला था। अपना मन बना लेने के बाद उसने अपनी पीठ से एक छोटी सी गोल धातु की ढाल उतारी और उसे अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया, जो पूरी तरह से धातु का बना हुआ था और वह युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। 26 निराशा और मुक्ति। इस जोड़े और उनके हमशक्लों के बीच टकराव शुरू हुए अभी बहुत कम समय बीता है, लेकिन उन्हें यह एहसास होने लगा है कि अगर यह जारी रहा तो वे हार जाएंगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा नींद नहीं ली थी और न ही आराम किया था और वे मानसिक रूप से थके हुए थे और यह उनके खिलाफ था। उनके विपरीत उनके हमशक्लों ने मशीनों की तरह काम किया, थकान के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उन्होंने उनकी हरकतों की पूरी तरह से नकल की और आसानी से उनका विरोध कर सकते थे। जब भी दंपत्ति पीछे हटने की कोशिश करते तो ये हमशक्ल तुरंत उनका रास्ता रोक लेते और उनके भागने का रास्ता बंद कर देते। वे आगे बढ़ते और भागने की उनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर देते। दंपत्ति घबराने लगे और उनकी गति धीमी हो गई। वे मुंह की चूकने लगे और कई बार बचने में असफल रहे, जिससे उन्हें चोट लग गई। दंपत्ति की घबराने की स्थिति को देखकर हमशक्लों ने आखिरकार अपने हाव भाव बदल लिए और अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। ईदान और एराबेल के लिए वह मुस्कान उस पहले खरगोश की याद दिलाती थी जिसे उन्होंने मारा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस जंगल के सभी राक्षस अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करते हैं और ये दो खरगोश भी अपवाद नहीं थे। हालांकि ईदान और एराबेल को सबसे ज्यादा हैरानी इस सिस्टम की खामोशी से हुई। जब दंपत्ति को एहसास हुआ कि वे जीत नहीं सकते तो उन्होंने तुरंत सिस्टम से मदद मांगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। ईदान और एराबेल को निराशा ने जकड़ लिया। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अंत तक हार मानने वाले नहीं थे। अपने दांत पीसते हुए एराबेल ने स्थिति को बदलने की कोशिश की और ईदान के हमशक्ल पर हमला करने की एक हताश कोशिश की। इस समय ईदान ने सिस्टम से अपने आंकड़े उसे हस्तांतरित करने के लिए कहा, लेकिन इस अनुरोध का भी सिस्टम ने जवाब नहीं दिया और वे जिस पर भरोसा कर रहे थे पिछली लड़ाइयों की तरह काम नहीं आया। ईदान का हमशक्ल बेहतरीन स्थिति में होने के कारण आसानी से अरबेल के वार से बच गया। हमले से बचने के बाद उसने अरबेल को साइड में लात मारी, जिससे वह उठकर ईदान की ओर चली गई, जो उस समय अरबेल के हमशक्ल का ध्यान भटका रहा था। अरबेल अचानक प्रकट हुआ। उसने ईदान को उसके पैरों से गिरा दिया और वे दोनों जमीन पर लुढ़क गए। आश्चर्य में ईदान ने अपनी तलवार गिरा दी, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका हमशक्ल पहले से ही उसके बगल में खड़ा था और उसने तलवार पर पैर रख दिया, जिससे वह उस तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से ईदान के चेहरे पर लात मारी। झटका इतना जोरदार था कि ईदान लगभग बेहोश हो गया। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे अपने दाहिने गाल पर तेज दर्द और मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हुआ। उसके कई दांत टूट गए। अरेबेल का हमशक्ल भी उसके बगल में आ गया और उसके सिर पर वार किया। वार इतना जोरदार था कि उसने जो भूत का मुखौटा पहना हुआ था वह लगभग उतर गया। दंपति परास्त हो गए और उनमें से किसी में भी खड़े होने की शक्ति नहीं थी। उनका सामना करना तो दूर की बात थी। वे निराशा की कगार पर थे और अपने हमशक्लों की अगली कार्रवाई का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि कैसे खुला स्थान कोहरे से भरने लगा। जब डोपलगैंगर्स उनसे दूर हो गए और कोहरे को देखा, तभी ईदान और अराबेल ने इसे देखा। कोहरे ने मानो यह महसूस कर लिया हो कि उसे देख लिया गया है, तेजी से पूरे मैदान को भर दिया और उसका घनत्व इतना घना हो गया कि ईदान और एराबेल जो लेटे हुए थे केवल अपने हमशक्लों की छायाएं ही देख पा रहे थे जो एक दूसरे के बगल में खड़े थे। ये आकृतियां हिलने लगी और शीघ्र ही धुंध में गायब हो गई। ईदान और एराबेल को कोहरे में हो रही लड़ाई की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। फिर उन्हें विस्फोट और चटकने की आवाज सुनाई दी जो फिल्मों और वीडियो में बिजली की चमक की याद दिलाती थी। थोड़ी देर बाद कोई गोल चीज ईदान के सामने गिरी और एक दरार के साथ जमीन में धंस गई। करीब से देखने पर ईदान ने देखा कि यह वस्तु एक गोल ढाल थी जो चिंगारियों से चटक रही थी। जब ढाल जमीन में घुसी तो चिंगारियां गायब हो गई और खून से लथपथ तीखे किनारों वाली एक गोल ढाल सामने आई। उसी समय ढाल के बगल में एक धमाके के साथ कोई गोल चीज जमीन पर गिरी और ईदान की ओर लुढ़क गई। ईदान ने इस वस्तु में अपने हमशक्ल का सिर पहचान लिया। वह डर के मारे पीछे हट गया और अरेबेल से टकरा गया, जो अपने हमशक्ल के सिर पर चोट लगने के बाद हाल ही में होश में आई थी। जब उसने अपने सामने ईदान का सिर देखा तो वह भी डर गई और उसने असली ईदान पर पूरी ताकत से वार किया, ये सोचकर कि वह उसका हमशक्ल है और सिर असली ईदान का है। जब ईदान ने मानसिक संपर्क के जरिए उससे बात की तभी वह रुकी। वह शर्मिंदा थी, लेकिन उसने इसके लिए माफी नहीं मांगी। कोहरे के कारण वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे।
गोलधार ईदान के सामने गिरने के बाद से लड़ाई की आवाजें बंद हो गई। कोहरा छंटने लगा और दंपति के सामने एक भयावह तस्वीर उभरने लगी। इस जोड़े के हमशक्लों के शव बहुत ही भयानक हालत में थे। ईदान के हमशक्ल का न केवल सिर बल्कि दोनों हाथ भी गायब थे। अरेबेल के हमशक्ल का दाहिना हाथ कट गया था और उसका शरीर 2 हिस्सों में बन गया था। पूरा इलाका खून से लथपथ था। इस अराजकता के बीच एक आदमी था जो साहसी लोगों के जैसे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा न केवल एक से छिपा हुआ था बल्कि एक विचित्र मुखौटे से भी छिपा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि उसका अपना जीवन है और लगातार अपना आकार बदल रहा था। उसके बाएं हाथ में उसने डोपेलगैंगर्स के खून में भीगी एक छोटी तलवार पकड़ी हुई थी। जब कोहरा पूरी तरह से छट गया तो अजनबी ने अपने लिबादे के नीचे छिपा हुआ अपना दाहिना हाथ उठाया। उस पल ईदान के सामने लगी धड़ कांप उठी। फिर वो उठकर बाहर आए और बहुत तेजी से अजनबी की ओर उड़ी और उसके दाहिने हाथ से जोर से चिपक गई। ईदान और एराबेल को एहसास हुआ कि साहसी कपड़ों में इस आदमी ने उनकी जान बचाई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दोस्त था या दुश्मन। अपने आप को संभालते हुए ईदान ने उसे धन्यवाद देने का निर्णय लिया। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप न होते तो आज हम मर जाते। मैं नहीं जानता कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। हमारी जान बचाना हमारा काम है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम ही काम करेंगे। ईदान ने सच्चे आभार के साथ कहा, मैं भी हमारी जान बचाने के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि हम सब मिलकर आपको इसका बदला जरूर चुकाएंगे। अरेबेल ने भी यही कहा। उसे भी पूरा भरोसा था कि वे अपना वादा पूरा करेंगे। अजनबी ने कृतज्ञता भरे शब्द सुने, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और अपने बाएं हाथ से उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। ईदान और एराबेल ने एक दूसरे को देखा, जल्दी जल्दी बात की और अपने घायल शरीरों को उठाकर अजनबी का पीछा किया। उस पल उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह मुलाकात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक बन जाएगी। 27 साहसी लोगों का एक समूह दंपत्ति अभी भी हाल ही में हुई घटना से सदमे में थे। उन्होंने जो दृश्य देखा था वह बार बार उनके दिमाग में आ रहा था। ये खूनी संघर्ष जिसमें उनके हमशक्ल शिकार बन गए, उनकी चेतना को बहुत चोट पहुंचा रहा था। लगभग एक जैसी लाश को देखना विशेष रूप से कठिन था। थकान और दर्द पर काबू पाते हुए वे चुपचाप उस अजनबी का पीछा करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनके पास जोखिम उठाने और उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही वे एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंच गए जहां शिविर स्थापित किया गया था। वहां साहसी लोगों के कपड़े पहने 3 और लोग उनका इंतजार कर रहे थे, 2 महिलाएं और एक पुरुष। निमो और उस जोड़े को देखकर लंबे हरे बाल और नुकीले कानों वाली एक महिला उनसे मिलने के लिए बाहर आई। उसने हरे रंग के साहसी कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी हरे रंग के थे। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन जब उसने देखा कि अजनबी ठीक है तो वह शांत हो गई। फिर उसने अपनी नजर ईदान और एराबेल पर घुमाई। महिला की निगाहें सतर्क और संदेह से भरी हुई थी। ईदान और एराबेल को ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर को किसी रहस्यमयी शक्ति ने जकड़ रखा है जो उन्हें हिलने डुलने नहीं दे रही है। अजनबी इस पूरे समय चुप रहा। महिला के पास जाकर उसने बस उसके कंधे पर थपथपाया और अपना सिर हिलाया। तभी वह शांत हुई और दबाव कम होने पर ईदान और एराबेल ने राहत की सांस ली। तुम कौन हो? अजनबी ने पूछा। उसी समय उसके पीछे 2 और लोग दिखाई दिए। दोनों के छोटे भूरे बाल थे और हरे बालों वाली महिला के विपरीत वे आम लोगों की तरह दिख रहे थे। मेरा नाम ईदान है और यह मेरा बचपन का दोस्त है। और ईदान अचानक रुक गया, मानो कुछ महत्वपूर्ण बात कहने में झिझक रहा हो। और हरे कपड़े वाली महिला ने पूछा, और वह मेरी मंगेतर है अरेबेल? ईदान ने शर्मिंदगी से कहा। अरेबेल तब शर्मा गई जब उसने सुना कि ईदान ने उसे अपनी मंगेतर कहा, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। ये बात हरे रंग की पोशाक पहने महिला की चौकस निगाहों से छिपी नहीं रह सकी। ये स्पष्ट था कि वे दोनों इसे स्वीकार करने में शर्मिंदा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सच था। कुछ दिन पहले हम इस जंगल में आ गए और तब से हम बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए भटक रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं और हम अपने हमशक्ल से टकरा गए। अगर वह नहीं होता तो हम मर जाते। हमें बचाने के लिए हम उसके बहुत आभारी हैं। वही हमें यहाँ लाया था। ईदान ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह अजनबी इस समूह का हिस्सा था। महिला को तुरंत उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि वे इस जंगल के अंदर हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति निगल जाने के बाद खुद को निश्चित स्थानों में से किसी एक में पाया हो। हालांकि उनकी गंभीर हालत, उनके कांपते शरीर और उनके शरीर पर लगे घावों को देखकर उसे यकीन हो गया कि निमो ने ही उस जोड़े को बचाया है और खुद उन्हें यहाँ लाया है। आमतौर पर उसकी सबसे छोटी बेटी को ज्यादा लोगों में दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उसने उन पर यकीन करने का फैसला किया। मेरा नाम यूलिया है। जिस लड़की ने तुम्हें बचाया है वह मेरा सबसे छोटा बेटा है। उसका नाम निमो है और यह हिला और रेडिक है। यूलिया नाम की एक महिला ने बाकी सभी का परिचय कराया। मैं देख रही हूँ कि आप घायल हैं और बहुत थके हुए हैं। थोड़ी देर आराम करें और फिर हम अपने व्यवसाय पर चर्चा करेंगे, यूलिया ने उन्हें अपने शिविर में आमंत्रित करते हुए कहा। ईदान और एराबेल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में खुश थे। हालांकि सहमत होने से पहले उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया और बारी बारी से आराम करने का फैसला किया। हालांकि समूह दोस्ताना लग रहा था और उनमें से एक ने उनकी जान बचाई, वे अजनबियों के बीच अपनी सुरक्षा कम नहीं करना चाहते थे। उन्हें एक खाली जगह पर ले जाया गया और आराम करने के लिए कंबल दिए गए। दंपति खुशी खुशी सहमत हो गए। वे तब तक ये नहीं दिखाना चाहते थे कि उनके पास स्थानिक भंडारण है जब तक कि वे स्थानीय लोगों के अच्छे इरादों के बारे में आश्वस्त न हो जाएं। इसके अलावा वे नहीं जानते थे कि स्थानीय आबादी की नजर में ऐसी भंडारण सुविधा कितनी मूल्यवान थी। जैसा कि तय हुआ था, एराबेल आराम करने और सोने के लिए पहले बिस्तर पर चली गई, जबकि ईदान उसके पास ही खड़ा रहा। वह इन दिनों इतनी थकी हुई थी कि उसने उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उसकी चिंता के लिए आभारी थी। समूह ने तुरंत इस बात को नोटिस किया, लेकिन उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि दंपति को उन पर पूरा भरोसा नहीं था। थका हुआ अरेबेल जल्दी ही सो गया। ईदान उसके बगल में बैठ गया और इंतजार करने लगा। वह मानसिक रूप से भी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसके पूरे शरीर में उसके घावों से दर्द हो रहा था। हालांकि उसने खुद को संभालने की कोशिश की, समय समय पर झपकी लेता रहा और लगभग सो गया। यूलिया और अन्य लोगों ने देखा कि वह आदमी कैसे सो गया, फिर जाग गया और अपना सिर हिलाकर नींद से उबरने की कोशिश करने लगा। उसकी पीड़ा को और अधिक सहन न कर पाने के कारण यूलिया उसके पास गई और किसी तरह का जादू किया।
असहाय ईदान ने खुद को जादू के प्रभाव में पाया और गहरी नींद में डूब गया। खर्राटे लेते हुए यूलिया अपनी सीट पर वापस आ गई। एला और राधिक ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हालांकि यूलिया सख्त दिख रही थी, लेकिन वह अंदर से देखभाल करने वाली और सहानुभूति रखने वाली थी। वे समझ गए कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्होंने उस आदमी की पीड़ा को कम करने के लिए नींद के जादू का इस्तेमाल किया। इस बीच निमो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार और ढाल पर लगे खून को साफ करने लगा। फिर उसने अपने उपकरणों की जांच की। जब उसने अपने उपकरणों की जांच पूरी कर ली तो यूलिया उसके पास आए और उसके बगल में बैठ गई। फिर उसने उसके माथे पर किरण की रोशनी डालकर जादू कर दिया। निमो ने विरोध नहीं किया और शांति से इस किरण को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ? उसने अपने दिमाग में यूलिया की आवाज सुनी। उसने जो मंत्र इस्तेमाल किया था वह एक टेलीपैथी मंत्र था, जिससे वह किसी व्यक्ति के साथ मानसिक संबंध स्थापित कर सकती थी और बिना शब्दों के संवाद कर सकती थी। निमो ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। उसने बताया कि कैसे खोजबीन करते समय वह एक जोड़े के पास आया और उनका पीछा किया। फिर उसने बताया कि कैसे उस जोड़े को उनके हमशक्ल मिले और वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहता था। अगर इसी का अनुरोध न होता तो वह ऐसा ही करता। क्या तुम ये कह रहे हो कि इसी ने उनमें कुछ देखा था? यूलिया ने आश्चर्य से पूछा। निमो ने उसकी बात की पुष्टि की। यूलिया ने जोड़े को दिलचस्पी से देखा और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वे वास्तव में कौन थे। अगर वे इसी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे तो वे सिर्फ साहसी नहीं है जैसा कि पहली नजर में लगता है। आखिरकार निमो में रहने वाली आत्मा का ध्यान आकर्षित करना एक वास्तविक उपलब्धि है। एक योगिनी के रूप में यूलिया ईमानदारी से आत्माओं का सम्मान करती है और यह खबर कि यह साधारण दिखने वाला जोड़ा एक आत्मा का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम था ने उसे गहराई से प्रभावित किया। शाम हो गई और सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा। समूह ने अपने व्यवसाय को स्थगित करने और जोड़े को आराम देने के लिए यहाँ रात बिताने का फैसला किया। इस निर्णय में एक बड़ी भूमिका उस बात की थी जो यूलिया ने निमो से सीखी थी। वह ईदान और एराबेल के जागने और उनसे बात करने का इंतजार करना चाहती थी। उन्होंने अलाव जलाया और खाना पकाना शुरू किया। ईदान और एराबेल के विपरीत वे जंगल के इस हिस्से में रहने वाले राक्षसों से नहीं डरते थे, इसलिए माहौल शांत था। जल्द ही उनके आसपास पके हुए भोजन की सुखद सुगंध फैल गई। ईदान और एराबेल मोहक सुगंध से जाग गए और उन्हें लगा कि उनके पेट में भूख की वजह से गुर्राहट हो रही है। दंपति को जागते हुए देखकर और उनके पेट की गड़गड़ाहट सुनकर समूह हंस पड़ा। जब ईदान जागा तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद सो गया था। उसे याद नहीं था कि यूलिया ने उस पर किस तरह जादू किया था और अब उसे अपनी भूमिका पूरी न कर पाने और सो जाने के लिए दोषी महसूस हो रहा था। आओ और हमसे मिलो, युवा लड़की एला ने सुझाव दिया। हाँ चलो, हम भी इसमें शामिल हो जाएं। राधिक नाम के एक लड़के ने उसका समर्थन किया। ईदान और एराबेल ने एक दूसरे की ओर देखते हुए उनके निमंत्रण को स्वीकार न करने का फैसला किया और दोनों भोजन में शामिल हो गए। वे चुपचाप खाना खाने लगे और तैयार पकवान के स्वाद ने उन्हें चकित कर दिया। पिछले कुछ दिनों से वे केवल स्मोक मीट और वही व्यंजन खा रहे थे जो एराबेल पकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से अलग था, इतना स्वादिष्ट कि वे भोजन का आनंद लेते हुए अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। उनके आंसू देखकर समूह मुस्कुराया। उनके अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि यह जोड़ा कई दिनों से जंगल में भटक रहा था और उसने सामान्य भोजन नहीं खाया था। ईदान, एराबेल, क्या तुम हमें अपनी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बता सकती हो और यह भी कि तुम इस जंगल में कैसे पहुंची? खाना खाने के बाद यूलिया ने पूछा। ईदान और एराबेल इस बातचीत के लिए पहले से ही तैयार थे। भोजन के दौरान उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया और अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला किया और इसके बजाय उस किंवदंती को बताने का फैसला किया जो उन्होंने एडवेंचरर की किट में प्राप्त पहचान पत्र में उनके लिए बनाई थी। हम लुडेलिया महाद्वीप के एक छोटे से गांव से आते हैं। बचपन से ही हम साहसी बनने का सपना देखते थे और आखिरकार हमारा सपना सच हो गया। हम अपनी किस्मत आजमाने, कालकोठरी जीतने और जीविकोपार्जन के लिए लेबिरिंथ महाद्वीप पर आए, ईदान ने शर्मिंदगी से कहा। उसे बेचैनी का एहसास हुआ कि उसने अपने बचावकर्ताओं से इतना झूठ बोला था। और कैसे और कब उन्हों और उन्हारा? अब फुलालिया जिज्ञासु, अथारे लहर है उसकी कमी थीम के साथ। और तुम यहाँ कैसे और कब पहुँचे? यूलिया ने उत्सुकता से पूछा। बाकी लोग भी दिलचस्पी से उनकी ओर देख रहे थे। हम 4 दिन पहले एक स्थानिक दरार में गिर गए और इस जंगल में आ गए, बिना यह समझे कि क्या हुआ था। हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं? ईदान ने पूछा, वह सवाल पूछते हुए जो इस स्थान पर आने के बाद से उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी कहानी सुनकर पूरा समूह आश्चर्यचकित रह गया। ईदान और एराबेल को समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे थे। ये कैसे संभव है? एला ने आश्चर्य से उबरते हुए अचानक कहा। लेकिन यूलिया की सख्त निगाह को देखते हुए उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यूलिया ने एला की ओर देखा और दंपति की ओर मुड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने आपके लिए जो कुछ किया है उसके बाद आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम में से एक ने तो आपकी जान भी बचाई थी। यूलिया के व्यवहार में अचानक परिवर्तन से ईदान और एराबेल चौंक गए। इस जगह को लिम्बो कहा जाता है। यह एक विशाल स्थान है जो बाकी दुनिया से स्वतंत्र है और यह सारा स्थान एक जेल है। यहाँ पहुँचने का एकमात्र तरीका लेबिरिंथ महाद्वीप पर कालकोठरी में समा जाना है। अगर आप प्रीसेट पल से पहले इसे छोड़ने में कामयाब नहीं होते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी कभी भी लिम्बो से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ है। यूलिया के शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। ईदान और एराबेल को आखिरकार उस जगह का नाम पता चल गया जहाँ वे थे। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, यह एक स्वतंत्र जगह थी, लेकिन वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे कालकोठरी के कैदियों के बीच पहुंच जाएंगे। 28 के बारे में दंपति को यह समझने में कुछ समय लगा कि उन्होंने क्या सुना था। उनके पास बहुत सारे सवाल थे जो वे यूलिया से पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वे समझ गए कि अगर वे सामान्य सवाल पूछेंगे जो इस दुनिया के सभी निवासियों को पता है, तो इससे संदेह पैदा हो सकता है। इसके अलावा उन्हें सिस्टम की चुप्पी के बारे में भी चिंता होने लगी। जब से वे जागे थे उन्होंने बार-बार उससे बात की थी, लेकिन वो चुप रही। दंपति को लगा कि उन्हें छोड़ दिया गया है। ये सिस्टम ही था जिसने उन्हें साथ लाया, उन्हें काम और जरूरतें दी, और अब जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो यह चला गया। सिस्टम की खामोशी उनके लिए एक बड़ा झटका थी। साथ ही उन्हें यकीन नहीं था कि वह उन्हें छोड़ सकती है। वे यह मानने को आतुर थे कि सिस्टम को कुछ हो गया है। दंपति ठीक से नहीं बता पाए कि सिस्टम को कब कुछ हुआ।
पिछली बार जब उन्होंने उससे बात की थी तो उसने एराबेल के खाना पकाने में गलतियां बताई थी, लेकिन सिस्टम उनसे निराश होकर आगे सहयोग करने से इनकार नहीं कर सकता था, है न? इस बात का सबूत कि सिस्टम के साथ वाकई कुछ हुआ था और वह उन्हें नहीं छोड़ पाया, उनकी स्टेटस तक पहुंच थी। सिस्टम के बारे में जानकारी अभी भी इस स्टेटस में मौजूद थी। पहले ये सिस्टम अप्रत्याशित था, अजीबोगरीब कार्य देता था और यहाँ तक कि इसके शुरुआती पुरस्कार भी अजीब थे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसकी वर्तमान चुप्पी एक और परीक्षा या ऐसा कुछ बन जाए। चर्चा के बाद ईदान अरेबेल ने मन ही मन कहा। अरेबेल ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। एक पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी सही थे। अरेबेल उनकी तर्कों से असहमत थी। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसे सौंदर्य की गोली नहीं मिली थी। ईदान ने उससे बहस नहीं की। इस दौरान वे मानसिक संपर्क के जरिए संवाद कर रहे थे और कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। हालांकि जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते थे और जिस तरह से वे कभी कभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, उसने पहले ही यूलिया के संदेह को जगा दिया था। यूलिया, जो जादू में ज्यादा अनुभवी और पारंगत थी, को संदेह होने लगा कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वे आम साहसी लोगों की तरह दिखते थे, बहुत मजबूत नहीं, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने एक आत्मा का ध्यान आकर्षित किया था और संभवतः एक मानसिक लिंक के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे, संकेत देता था। उसने इस बारे में सीधे पूछने और जिद न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे और सावधानी से वो सब कुछ पता लगाने का फैसला किया जिसमें उसकी रुचि थी। वह जानती थी कि दूसरे लोगों के रहस्यों में झांकना ठीक नहीं है। किसी को भी ये पसंद नहीं आता जब कोई उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आप सच कह रहे हैं कि आप दुर्घटनावश लिम्बो में आ गए, अन्य लोगों की तरह नहीं। अब आप क्या करने जा रहे हैं और आपकी क्या योजना है? यूलिया ने पूछा। ईदान और एराबेल को यह सवाल सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि उनसे गहन पूछताछ की जाएगी और सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी। क्या आप हमें लिम्बो और इस जंगल के बारे में और बता सकते हैं? हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पिछले कुछ दिनों से हम जंगल में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं, यह नहीं जानते कि कहाँ जाना है या आगे क्या है, ईदान ने पूछा, जिससे पता चलता है कि वे इलाके से पूरी तरह अनजान थे। यूलिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जानकारी साझा करने से पहले उसने जोड़े को बताया कि वे यहाँ रात बिताएंगे और सुबह निकल जाएंगे। जोड़ा उनके पीछे जा सकता था या अपने रास्ते पर जा सकता था, लेकिन यूलिया ने क्षेत्र और लिम्बो के बारे में उनकी अज्ञानता का हवाला देते हुए दृढ़ता से उनके साथ जाने की सिफारिश की। इस समय तक दंपति अभी भी निश्चित नहीं थे कि उन्हें उनके साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाद में यूलिया के शब्दों ने, जो उसने कहे, उनके मन को पूरी तरह से बदल दिया। वे उसके पीछे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यूलिया के अनुसार आसपास की दुनिया का तथाकथित रीसेट हर 7 दिनों में लिम्बो में होता है। 3 मौजूदा शहरों को छोड़कर इस स्थान में बाकी सब कुछ बदल जाएगा और बदल जाएगा। जिस जंगल में इस जोड़े ने पिछले 4 दिन बिताए थे, उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा और जंगल की संरचना ही बदल जाएगी। वे जगह जहाँ वे लड़े थे और जहाँ वे पहले दिन दिखाई दिए थे, वे अलग अलग दिखाई देंगी और जंगल के अंदर उनका स्थान भी बदल जाएगा। ये पुनर्रेखन ही है जो लिम्बो का अध्ययन करना बहुत चुनौतीपूर्ण बनाता है। हालांकि शोध के वर्षों में कई स्थिरांकों की पहचान की गई है जो रीसेट के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं। सबसे पहले ये 3 शहर बताए गए हैं। पुनर्रेखन से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और इस प्रक्रिया के दौरान वे लिम्बो में एकमात्र सुरक्षित स्थान बने हुए हैं। दूसरा, ये निषिद्ध क्षेत्र है। लिम्बो में कई खतरनाक और जानलेवा जगहें हैं जिन्हें प्रतिबंधित माना जाता है। ये जंगल उनमें से एक है और इसे डॉपलगैंगर्स का जंगल कहा जाता है। उनका शिविर वर्तमान में निषिद्ध वन के मध्य क्षेत्र में स्थित है। जिस मार्ग पर वे चल रहे थे वह उन्हें सीधे उसके हृदय में ले गया सबसे खतरनाक स्थान। मध्य और केंद्रीय स्तरों के बीच की सीमा को पार करने के बाद बहुत कम लोग वापस लौट पाएंगे। दंपति आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी किस्मत थी या बदकिस्मती कि उन्होंने जो रास्ता चुना वह उन्हें जंगल से बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर ले गया। लेकिन साथ ही अगर उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना होता तो शायद वे यूलिया और उसके समूह से नहीं मिल पाते। यूलिया और उसका समूह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जंगल में थे। एक और रीसेट के बाद ये पता चला कि उनके शहर के आसपास के क्षेत्र में निषिद्ध क्षेत्रों में से एक दिखाई दिया। इसलिए उसने अपने सबसे छोटे बेटे को लिया और जंगल का पता लगाने के लिए कुछ साहसी लोगों को काम पर रखा। उनके समूह में इतनी ताकत थी कि वे आराम से और बिना अपनी जान जोखिम में डाले इसके बाहरी और मध्य स्तरों का पता लगा सके। हालांकि उनमें केंद्रीय क्षेत्र का पता लगाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा, अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने खुद को इंटरमीडिएट स्तर तक ही सीमित रखा। लिम्बो के प्रत्येक रीसेट के बाद सभी निषिद्ध क्षेत्रों ने अपना स्थान और आंतरिक संरचना बदल दी, लेकिन उनका सामान्य क्षेत्र अपरिवर्तित रहा। लिम्बो की तुलना एक विशाल भूल भुलैया से की जा सकती है जिसे हर 7 दिन में फिर से बनाया जाता है। निषिद्ध क्षेत्र भी मिनी भूल भुलैया है जो सामान्य रीसेट के साथ बदलते हैं। ये भूल भुलैया के अंदर भूल भुलैया की तरह है। लिम्बो में फंसे लोगों में से कई लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बाहर निकलने का रहस्य निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोई भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया है या यहाँ तक कि बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाया है। कई लोगों ने पहले ही हार मान ली है और लिम्बो में बसने का फैसला कर लिया है और कुछ लिम्बो में समा गए हैं और इसका हिस्सा बन गए हैं। यूलिया उन लोगों में से एक थी जिन्होंने अभी तक लिम्बो से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लिम्बो के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ईदान और एराबेल ने यूलिया के साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने का दृढ़ निश्चय किया। लिम्बो छोड़ने का उनका लक्ष्य बिल्कुल यूलिया जैसा ही था और उनके पास समाधान खोजने के लिए 6 महीने से भी कम समय बचा था। 29 जंगल छोड़ना। अगली सुबह ईदान और एराबेल के साथ समूह शिविर से निकलकर जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। ईदान और एराबेल के लिए यह पहली रात थी जब वे अच्छी नींद और आराम कर पाए। उनके शरीर के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई, जागने के बाद उनकी रिकवरी की गति में काफी वृद्धि हुई। रात भर आराम करने के बाद पहले लगी सभी चोटें और घाव लगभग पूरी तरह से गायब हो गए थे। ये बात एराबेल के लिए वाकई हैरान करने वाली थी। उसके शरीर पर कटने के निशान भी नहीं बचे थे। ये खोज न केवल उसके लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे डर था कि चोट लगने के कारण उसका शरीर निशानों से भर जाएगा। आराम, अच्छी नींद और भरपूर नाश्ते के बाद दंपति का मूड आखिरकार ठीक हो गया। वे बड़े उत्साह के साथ यूलिया के समूह के साथ चल पड़े। एकमात्र चीज जिसने उनकी खुशी को भंग किया वह थी सिस्टम की खामोशी। रात के बाद भी सिस्टम ने अपना एहसास नहीं कराया।
यात्रा के पहले घंटे शांति से बीते और समूह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। एला के अनुसार दोपहर के भोजन के बाद उन्हें जंगल के मध्य और बाहरी हिस्सों की सीमा तक पहुंचना था और शाम तक वे इसके किनारे पर पहुंच जाते। इस पूरे समय निमो चुप रहा, समूह का नेतृत्व कर रहा था। ईदान और एराबेल अपने उद्धारकर्ता के बारे में उत्सुक थे और उन्होंने एला से पूछा कि वह मुखौटे के नीचे कैसा दिखता था। हालांकि उन्हें जवाब में केवल चुप्पी मिली। एला खुद नहीं जानती थी कि निमो कैसा दिखता है और वह इससे हैरान थी। उसने मदद के लिए यूलिया की ओर रुख किया, जिसने कहा कि निमो उसका सबसे छोटा बेटा था। यूलिया केवल इतना ही उत्तर दे पाई कि निमो कोई योगिनी नहीं है और वह शर्म के कारण मुखौटा नहीं पहनता है, बल्कि इसलिए पहनता है क्योंकि उसके चेहरे का एक हिस्सा चोटिल हो गया है। सामान्य घावों के विपरीत उसकी चोट जादुई प्रकृति की थी, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने से रोक दिया। उसी चोट के कारण वह अभी भी बोलने में असमर्थ था। वह उसका जूनियर था क्योंकि वे दोनों एक ही गुरु के अधीन पढ़ते थे। कुछ समय बाद समूह को अंततः जंगल के निवासियों का सामना करना पड़ा। उनमें मिराज खरगोश और स्पाइक वुल्फ जैसे परिचित राक्षस थे। साथ ही अजीब जीव भी थे जिन्हें ईदान और एराबेल पहचान नहीं पाए और उन्हें अपनी दुनिया के जानवरों से जोड़ पाए। जैसा कि अपेक्षित था, स्थानीय राक्षसों को अपने शिकार के साथ खेलने में मजा आता था। डोपेलगैंगर्स के जंगल के निवासी इसी के लिए प्रसिद्ध थे। जंगल का पता लगाने के लिए निकले कई लोग उनके चंगुल से गिर गए और उन्हें भयानक पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि समय के साथ अजीब चीजें होने लगी। जैसे जैसे वे जंगल से गुजरते गए, उनका सामना राक्षसों से होता गया। आमतौर पर यूलिया और निमो उनसे निपटते थे, लेकिन कभी कभी एला और रेडिक भी इसमें शामिल हो जाते थे। ईदान और एराबेल ने शुरू में सिर्फ देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही जब राक्षसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कम से कम उनके हमले को कमजोर करने का फैसला किया। उन्हें पहले से ही लड़ाइयों में कुछ अनुभव प्राप्त हो चुका था, इसलिए राक्षसों का ध्यान भटकाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ गड़बड़ है। जब आखिरी राक्षस गिर गया तो यूलिया ने कहा। सभी ने उससे सहमति जताई। वे कई दिनों से जंगल में हैं और आज तक उन्हें इतना मजबूत प्रतिरोध नहीं मिला है। ऐसा लग रहा था कि राक्षस जानबूझकर उन पर हमला कर रहे थे, न कि सिर्फ इसलिए कि वे उनसे दुर्घटनावश मिले थे। देर दोपहर तक वे जंगल के मध्य भाग की सीमा तक नहीं पहुंच पाए थे और तभी उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वे किस स्थिति में थे। हालांकि उन पर समय समय पर हमला करने वाले सभी राक्षस मजबूत नहीं थे, लेकिन समूह ने उन्हें नष्ट करने में कुछ समय बिताया और अगर यह जारी रहा तो उनके पास लिम्बो प्रीसेट से पहले जंगल छोड़ने का समय नहीं होगा। ये समझते हुए समूह ने बाकी काम छोड़कर रात में यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया ताकि शहर पहुंचने का अवसर न चूके। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और सभी लोग तत्परता से रात्रि यात्रा पर निकल पड़े। अगला, ईदान और एराबेल उनकी टीम वर्क और ताकत से आश्चर्यचकित थे। वे विशेष रूप से यूलिया और निमो के नेतृत्व गुणों से प्रभावित थे, जिन्होंने चुपचाप और प्रभावी ढंग से अकेले ही अधिकांश राक्षसों का मुकाबला किया। एक और विशेषता जिसने जोड़े का ध्यान खींचा वही ये थी कि निमो तलवार और जादू दोनों में कुशल था। निमो के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उससे पता चला कि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन साथ ही साथ जादू का कुशलता से इस्तेमाल करता था। जबकि यूलिया और बैंड के बाकी सदस्य हमेशा जादू का इस्तेमाल करते समय शब्द बोलते थे। वह मौन जादू का प्रयोग कर रहा है। एला ने नेमो के जादू के बारे में एराबेल के प्रश्न के उत्तर में कहा। उनके अनुसार केवल कुछ ही लोग शब्दों के बिना जादू का उपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूलिया भी शब्दों के बिना अपना सारा जादू नहीं कर पाती। केवल वे मंत्र ही उसे चुपचाप उपलब्ध होते हैं जिनमें वह पूरी तरह से निपुण है। हालांकि उसके मौन जादू की गुणवत्ता शब्दों के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले जादू से काफी कम है। सारी रात छोटे छोटे ब्रेक के साथ वे जंगल से दूर चले गए, राक्षसों की लहरों का सामना करते हुए। स्थिति अधिक से अधिक बेतुकी होती जा रही थी। इस समूह में अजनबी के रूप में ईदान और एराबेल ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि यह स्थिति उनकी गलती नहीं थी। समूह ने कभी भी उन पर संदेह या अपराध बोध व्यक्त नहीं किया। वे चुप थे क्योंकि इसके लिए कोई सबूत या पृष्ठभूमि नहीं थी। सुबह तक राक्षसों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी और समूह जंगल से बाहर निकलने के करीब पहुंच गया था। हर कोई थक गया था और राक्षसों के खून में लथपथ था। अपनी रात की नींद का त्याग करके वे अंततः खोए हुए समय की भरपाई करने में सफल हुए। समूह प्रेरित हुआ और थोड़ी सांस लेने तथा अपनी प्यास बुझाने के बाद उन्होंने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि उनमें से प्रत्येक के हमशक्ल अचानक उनके रास्ते में आ गए। यहाँ तक कि यूलिया भी इस घटना से हैरान थी। अब तक जंगल के बाहरी हिस्से में डोपेलगैंगर के दिखने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वे आमतौर पर इसके मध्य और मध्य भाग में रहते हैं। बाहरी सीमा पर उनका दिखना संकेत देता है कि वास्तव में कुछ बदल गया है और इसने निश्चित क्षेत्र की सामान्य नींव को अपने नियमों से हटने के लिए मजबूर कर दिया। यूलिया इसे केवल उस जोड़े की उपस्थिति से समझा सकती थी जिसे उन्होंने जंगल में उठाया था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्रकट होने से पहले सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि जंगल ही नहीं चाहता था कि वे उसे छोड़कर जाएं। यूलिया को आश्चर्य हुआ कि आखिर उनमें क्या खास बात थी कि निश्चित क्षेत्र भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। बेशक कोई भी उसके सवाल का जवाब दे सकता था। जोड़े के चेहरे पर भाव देखकर यूलिया बता सकती थी कि जोड़े को खुद इस सवाल का जवाब नहीं पता था। ओलिया ने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया और बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए, अपने हमशक्लों का सामना करने के लिए तैयार। उन्हें लड़ने और उन्हें तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। 30 अंततः जंगल छोड़ना समूह के हमशक्ल सबसे अनुपयुक्त समय पर प्रकट हुए। मानो वे जानबूझकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि समूह लगातार लड़ाई और यात्रा से थक जाए। यूलिया और अन्य लोग अपने डोपेलगैंगर्स की क्षमताओं के बारे में पहले से ही जानते थे, जैसा कि ईदान और एराबेल को भी पता था। डोपेलगैंगर्स ने अपने उपकरणों और कौशल सहित मूल लोगों की लगभग पूरी तरह से नकल की। हालांकि उन्हें हराने के कई तरीके थे। उनमें से पहला है खुद से आगे निकलना। डोपेलगैंगर केवल एक बार ही मूल की नकल कर सकता है और वह लड़ाई के दौरान मूल की तरह मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आप ताकत या कुछ इसी तरह की सफलता प्राप्त करते हैं तो आप खुद से अधिक मजबूत बनकर डोपेलगैंगर को पीछे छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है एक गुप्त हथियार या कुछ ऐसा रखना जिसे डोपेलगैंगर कॉपी न कर सके। उदाहरण के लिए निमो के मामले में डोपेलगैंगर उसकी आत्मा की नकल करने में असमर्थ है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से डोपेलगैंगर शुरू में मूल से कमजोर होता है क्योंकि उसे आत्मा से बढ़ावा नहीं मिलता है। ईदान और एराबेल को भी एक फायदा था क्योंकि उनका हमशक्ल उनकी सिस्टम की नकल नहीं कर सकता था।
हालांकि जब सिस्टम ने जवाब देना बंद कर दिया तो ये लाभ उनके लिए उपलब्ध नहीं रहा। लड़ाई की शुरुआत से ही यूलिया के समूह ने निमो पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। उनके विपरीत निमो को अपने हमशक्ल पर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल थी। वह पहले भी कई बार अपने प्रतिबिंबों से लड़ चुका था और हर बार उसकी जीत हुई। अपनी पिछली लड़ाइयों के दौरान निमो ने एक प्रभावी रणनीति विकसित की थी। जब दूसरे अपने हमशक्लों को रोक रहे थे तो उसने जल्दी से अपने हमशक्लों से निपटा और एला और रेडिक की मदद के लिए दौड़ पड़ा। यूलिया ने भी अपने हमशक्ल को पकड़ने की कोशिश की ताकि वह दूसरों पर हमला न कर सके। उसका हमशक्ल सबसे ताकतवर था। निमो ने बाकी डोपलगैंगर्स को बिजली की गति से निपटाया, जिसमें ईदान और एराबेल भी शामिल थे। दंपति अपने उद्धारकर्ता की ताकत देखकर चकित थे। कोहरे के कारण उन्होंने उसे पहले लड़ते नहीं देखा था, लेकिन अब उन्होंने उसकी बिजली की गति और सटीक चाल देखी जिसने सभी दुश्मनों को कुचल दिया। निमो की तुलना में बाकी के डोपलगैंगर्स बहुत कमजोर लग रहे थे। उसके हर वार और हरकत के साथ मंत्र भी थे और यह पता लगाना असंभव था कि वह उन्हें अपने हथियारों और शरीर पर कब लगा रहा था। डोपलगैंगर्स के साथ काम खत्म करने के बाद निमो ने अपनी तलवार से उस विकास की ओर इशारा किया जिसकी ओर वे जा रहे थे और फिर यूलिया और उसके डोपलगैंगर्स की मदद करने के लिए दौड़ा। निमो के इरादों को समझते हुए एला ने आदेश दिया, चल दर। राडिक एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर एला के पीछे चला गया। ईदान और अराबेल ने भी कुछ हिचकिचाहट के साथ उसका पीछा करने का फैसला किया। वे इस स्थिति में बहुत कमजोर थे और समझते थे कि वे दूसरों के लिए बोझ बनने के अलावा किसी काम के नहीं होंगे। समूह यूलिया और निमो को पीछे छोड़कर तेजी से जंगल से बाहर की ओर बढ़ रहा था। लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे धीमी होकर दूर चली गई। ईदान और एराबेल ठीक से नहीं बता पाई कि वे एला और रेडिक के पीछे कितनी देर तक भागते रहे थे, जब तक कि वे आखिरकार डोपलगैंगर्स के इस भयावह जंगल से बाहर नहीं निकल गए। जब तक वे जंगल से लगभग 100 मीटर दूर नहीं पहुंच गए, तब तक वे जमीन पर गिर नहीं गए और होश में आने लगे। एला और राडिक ने बिना समय गंवाए अपने बैग उतारे, पानी की कुप्पी निकाली और लालच से पीने लगे। जब उनकी प्यास बुझ गई तो उन्होंने ईदान और एराबेल को कुप्पी दी, जिन्होंने मना नहीं किया। दोनों थके हुए और बहुत प्यासे लग रहे थे। सुबह उठने पर ईदान और एराबेल ने देखा कि समूह के प्रत्येक सदस्य के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें वे अपना सारा सामान लेकर जा रहे थे। हालांकि बैग छोटा था, लेकिन उसमें रखी गई चीजों की संख्या से यह स्पष्ट था कि उसमें स्थानिक गुणों से मिलते जुलते अनोखे गुण थे। अपनी प्यास बुझाने और कुप्पियां लौटाने के बाद समूह ने यूलिया और निमो के आने का इंतजार किया। यूलिया और निमो ने इंतजार करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्द ही समूह के साथ मिल गए। वे दोनों भारी सांस ले रहे थे और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वे घायल और बहुत थके हुए थे, किसी भी पल गिरने के लिए तैयार थे। जब वे समूह के पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और जंगल के किनारे की ओर देखा। वहाँ जंगल के किनारे यूलिया का हमशक्ल खून से लथपथ खड़ा था और डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। शांत हो जाओ, यूलिया ने अपने साथियों की आंखों में घबराहट देखकर कहा। ये जंगल की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि वह हमशक्ल क्यों रुक गया था और उनकी दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहा था। शांत होने और यह महसूस करने के बाद कि वे आखिरकार जंगल से बाहर निकल चुके हैं, एला ने उपचार औषधि और सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि निकाली और उन्हें यूलिया और निमो को सौंप दिया। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें स्वीकार किया और तुरंत उन्हें पी लिया। समूह ने कुछ देर आराम करने और फिर शहर की ओर जाने का फैसला किया। रीसेट से पहले अभी भी काफी समय बचा था। जब वे आराम कर रहे थे तो यूलिया, ईदान और एराबेल से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसे उनके बारे में गंभीर संदेह था। राक्षसों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया तो उसे लगा कि यह जोड़ा जंगल से संबंधित हो सकता है। अपने अनुमानों को परखने के लिए उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या वे जंगल से बाहर जा सकते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे बिना किसी परेशानी के जंगल से बाहर निकल आए। इससे उसका संदेह दूर हो गया। ये जोड़ा निषिद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं था और इसका हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर यह अजीब जोड़ा निषिद्ध क्षेत्रों में से एक में कैसे पहुंच गया? यूलिया के पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने अभी उन्हें न पूछने का फैसला किया, बल्कि जोड़े को अपने गुरु के पास ले जाने का फैसला किया। उसका गुरु एक शक्तिशाली उच्च योगिनी था और लिम्बो के कई रहस्यों को जानता था। यूलिया को उम्मीद थी कि उसका गुरु उसे इस जोड़े की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करेगा। ईदान और एराबेल को यूलिया की नजरों के सामने असहज महसूस हुआ। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या यह उनकी गलती थी कि राक्षसों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वे सिस्टम से पूछना चाहते थे, लेकिन यह अभी भी चुप था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे खुद सच्चाई का पता लगा सके। जब यूलिया को होश आया तो उसने दंपति से नजरें हटा ली, जिससे उन्हें राहत मिली। आखिरकार वे राहत की सांस ले पाए। ठीक है, आराम करना बंद करो, यह उसुरिया लौटने का समय है, यूलिया ने उठते हुए आदेश दिया। सभी लोग उसके पीछे चले गए और समूह लिम्बो की 3 शहरों में से एक अर्थात तीसरे शहर उसुरिया की ओर चल पड़ा।